भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अब तक प्रैक्टिस नंबर 35 यानी 35 देख चुके हैं मूल विधि के। ठीक, तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? लोकहित वादों पर याचिका दायर की जाती है केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, किसी में नहीं। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में। केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में भी और उच्चतम न्यायालय दोनों में PIL दायर किया जनहित याचिका दायर की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर कूट रचना में अपराधी अपराध निम्नलिखित में से किसके माध्यम से करता है? कंप्यूटर से, प्रिंटर से, स्कैनर से, उपरोक्त सभी। विकल्प डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। साइबर अपराध का अन्वेषण कौन करेगा? साइबर विशेषज्ञ, साइबर आयुक्त, साइबर निर्देशक, कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को खाली स्थान करने होंगे। एक डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक मोहर, ई सील, अपने ग्राहक को जाने, KYC प्रत्यय पत्र। तो 4 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, एक डिजिटल हस्ताक्षर। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को करने होते हैं एक डिजिटल हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षरों की विधिक मान्यता किस धारा में वर्णित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 5 में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की विधि मान्यता का उपबंध किया गया। ठीक, विकल्प इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा 5। ठीक, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर सलाहकार की समिति के समक्ष उपस्थित करना होता है? तो 6 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 3 सप्ताह। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 10 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 3 सप्ताह के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है। साथ ही सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह बताना पड़ता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया न्यायालय में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आय के ज्ञात स्रोत से अभिप्रेत है। आय के ज्ञात स्रोत से प्रेरित है, वैध स्रोत से प्राप्त है। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, वैध स्रोतों से आय प्राप्त। ठीक है भाई, आप जो कि अवैध तरीके से आय अर्जित करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुआ लिया लिखा या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के अनुसार आय से ज्ञात है, स्रोत से अभिप्रेत है, वैध स्रोतों से आय प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। AH हीलर कंपनी बनाम CIT 1993 में, ITR 1931 इलाहाबाद 1900 सॉरी फिर से पढ़ते हैं। AH हीलर कंपनी बनाम CIT 1993, ITR 231 इलाहाबाद आयकर अधिनियम की धारा 154 से संबंधित है। यह धारा संबंधित है, किससे संबंधित है? जांच करने के संबंधित से भूल सुधार करने की शक्ति से। एक बार आया भी क्वेश्चन है, भूल सुधार करने की शक्ति से होगा। ठीक है, CIT का मामला आयकर अधिनियम की धारा से बताया था, भूल सुधार करने की शक्ति संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के संबंध में सही कथन नहीं है। इसकी कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है। यह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है। वह पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है इनमें से सभी। विकल्प सी से हो जाएगा, वह पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दिया इसमें क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16, 2005 की धारा 16 के फर्स्ट के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की अवधि 5 वर्ष की होती है। ठीक, तथा यह अधिकतम आयु 65 वर्ष तक पद धारण करेगा, वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो सही कथन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यह पुनर्नियुक्ति के लिए किया जा सकता नहीं, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक, पात्र नहीं होंगे। इसकी अवधि 5 वर्ष हो सकती है या 65 वर्ष की बाद तक हम धारण कर सकते हैं। बिल्कुल सही कथन नहीं है, तो वह पुनर्नियुक्ति पद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक, पात्र नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारी के दायित्वों को खाली स्थान में वर्णित किया गया है। धारा 3 में, धारा 4 के एक में, धारा 5 में, धारा 6 के 1 में। 10 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, धारा 4 के फर्स्ट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मानवाधिकार विषयक घोषणा पत्रों का प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो सन 1945 में, सन 1947 में, सन 1958 में। विकल्प डी सन 1965 में। 11 विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 1945 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव होता है। ठीक है, विकल्प इसका ए से हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, विकल्प सी प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। 13 का विकल्प हमारा ए हो जाएगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। 14 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा
65 के में अनुसूचित जनजातियों अधिकारों संरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, विकल्प इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्टर की शक्तियाँ शामिल नहीं है किसी भूमि पर प्रवेश करने की, सर्वेक्षण करने की, ये भी एक नक्शा बनाने की, तीनों है नहीं है कब्जा करने की। ठीक है, अवैध कब्जा कोई थोड़ी कर सकता है, कोई भी हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियाँ निहित है। अधिनियम की धारा क्या है, अधिनियम की धारा 23 के अनुसार ऐसी जांच का प्रयोजन कलेक्टर निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। किसी भूमि में उस पर प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, सीमांकन करने तथा उसका नक्शा तैयार करने, ऐसा करने के लिए वह अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति है। वही शक्तियाँ जो वादों के विचारण के लिए किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में क्या, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किसी अपराध का संज्ञान कब लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर, नमूना विश्लेषक की रिपोर्ट पर, जबकि आशय की लिखित सूचना 60 दिन से कम की न दी हो। तो ये हो जाएगा विकल्प हमारा डी से हो जाएगा 16 का, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19B के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किसी अपराध का संज्ञान परिवाद आशय की लिखित सूचना से जो 60 दिन से कम की न हो देकर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70। यातायात तो पढ़ाई दिए थे, एक क्वेश्चन 100% बनना है भाई, वन क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे सड़क चौड़ी है, आगे पुल है, आगे पुल संकरा, आगे केवल एक मार्ग है, तो आगे पुल संकरा है। ठीक है, आगे पुल पतला है, विकल्प इसका 3C से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। 18 देखते हैं, धारा 293 विकल्प बी, धारा 294 विकल्प सी, धारा 295 विकल्प डी, धारा 299। तो 18 का विकल्प हमारा 20 जगह धारा 294। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 294 अश्लील पुस्तकों के लिए बिक्री दंडनीय है। 19 देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहन के स्वामित्व का अंतरण किए जाने का प्रावधान है। धारा 47 में, धारा 48 में, धारा 49 में, धारा 50 में। तो 19 का विकल्प हमारा डी से जगह धारा 50 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 50 के अंतर्गत मोटर वाहन के स्वामित्व का अंतरण किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड का वर्णन किया गया है। विकल्प इसका धारा 65, धारा 75, सी विकल्प धारा 85, डी विकल्प धारा 95। तो 20 का विकल्प बी हमारा से हो जाएगा धारा 75। ठीक है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 15 की धारा 75 में बालकों के प्रति बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड का वर्णन किया गया। ठीक, कितना, धारा 75 में। क्वेश्चन रखिए देखते हैं, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। धारा 37 में, धारा 36 में, धारा 35 में, धारा 34 में। 31 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा धारा 37 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 37 के तहत केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैरोल किसे कहते हैं, आप लोग बार बार सुनते होंगे कि पैरोल पे बाहर आ गए, वही पैरोल किसे कहते हैं। तो इसमें यह है कि पैरोल कारावास से मुक्ति का एक तरीका है, जिसमें कारावास की कुछ अवधि तक जेल में अच्छे आचरण से रहने के बाद कुछ विशिष्ट शर्तों पर समाज में रहने के लिए मुक्त किया जाता है। पैरोल जो कि सीमित अवधि के लिए मिलता है। ठीक, विकल्प इसका हमारा सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक, कारावास की कुछ अवधि तक जेल में अच्छे आचरण से रहने के बाद कुछ विशेष शर्तों पर समाज में रहने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। पैरोल सीमित अवधि के लिए मिलता है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन, इनमें से कोई नहीं। 23 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकते। ठीक, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 7 वर्ष तक की कारावास सजा दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मानहानि की परिभाषा किस धारा में दी गई है। धारा 354 की भारतीय न्याय संहिता, धारा 356 की भारतीय न्याय संहिता, धारा 358 क की भारतीय न्याय संहिता, इनमें से कोई नहीं। 24 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, धारा 356 भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, BNS की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव का अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया। अनलॉफुल असेंबली को BNS की धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया। तो BNS की भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 में BNS को परिभाषित किया गया, विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, मैक नाटन का वाद संबंधित है विकृत चित्तता से, मत्तता से, बाल्यावस्था से, डी दुर्घटना से। 26 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, विकृत चित्तता से।
मैकनॉटन का वाद संबंधित है विकृत चित्ता से, ठीक है। मैकनॉटन का वाद विकृत चित्ता संबंधित है, इसे भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 24 के अंतर्गत व्याख्यात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सत्य कथन चुनिए। निवारक सिद्धांत में अपराधी को असक्त कर उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। निवारक सिद्धांत के अनुसार अपराधी पर सजा अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध कारित करने की स्थिति न रहे। निवारक सिद्धांत के में अपराधी को पुनः अपराध कारित करने में अक्षम बना दिया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार किसके पास था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है, ठीक। धारा 3 ए और बी दोनों सही है, ठीक। केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा को महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 की धारा 8 के अनुसार, ठीक है, तहत संरक्षण की गिरफ्तारी की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन न्यायालय को मामले में संक्षिप्त विचरण की शक्ति प्रदान है? तो 30 का विकल्प हमारा इस जगह 22 का ख। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 22 क के अधीन न्यायालयों के मामलों में संक्षिप्त विचरण की शक्ति प्रदान है, परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचरण में दोष सिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा 1 वर्ष अनाधिकृत की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दहेज परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा। उपरोक्त अ एवं बी 31 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, अ व बी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा व प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, दोनों द्वारा, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ था 10 जनवरी 2015 को, 15 जनवरी 2016 को, 20 जनवरी 2015 को, 25 जनवरी 2015 को। 32 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, 15 जनवरी 2016 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ व कर्तव्य। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा में वर्णित है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्यों का बंद किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों से संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत है? लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के तहत बालक का कथन अभिलिखित किया जाएगा, 24, धारा 24, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति संबंधित प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा से संबंधित है? तो धारा 15, धारा 16, धारा 18, धारा 19। 35 का विकल्प हमारा 20 से जगह धारा 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परीक्षाओं का क्रम दिया गया धारा 140 में, धारा 141 में, धारा 142 में, धारा 143 में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 143 में साक्षियों की परीक्षा का क्रम दिया गया 143, ठीक है। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं है? पत्नी को, संतान को, माता पिता को, भाई बहन को। 37 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, भाई बहन को ये अधिकार प्राप्त नहीं, माता पिता और पत्नी को, संतान को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस का निवारक कार्य उपबंधित है धारा अध्याय 10 में, अध्याय 11 में, सी विकल्प अध्याय 12 में, डी विकल्प अध्याय 15 में। 38 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, अध्याय 12 में, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 में पुलिस का निवारक कार्य उपबंधित है, ठीक। 12 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 से संबंधित है, 113 संबंधित है। आतंकवादी कृत्य को परिभाषित और दंडित किया जाएगा, तो विकल्प इसका हमारा ए से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन में, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में रिश्वत को परिभाषित किया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 170 में रिश्वत को परिभाषित किया गया, विकल्प इसका बी से हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 36 हमारा समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू।